आज सुबह से ही IBC 24 में आपको सबसे तेज और सटीक नतीजे हम बता रहे हैं और सबसे पहले आपको मध्य प्रदेश की बहुत बड़ी खबर का अपडेट दे दे। विजयपुर में बहुत बड़ा उलटफेर हुआ है। विजयपुर में कांग्रेस के मुकेश मल्होत्रा जीत गए हैं। विजयपुर से वन मंत्री रामनिवास रावत हार गए हैं। कांग्रेस ने मुकेश मल्होत्रा को यहां पर प्रत्याशी बनाया था। 7,428 वोट से वो जीत गए हैं और इसके साथ बीजेपी ने अब रिकाउंटिंग के लिए आवेदन देने का मन बना लिया। और देखिए बेहद दिलचस्प, क्योंकि अब तक रामनिवास रावत आगे चल रहे थे और एक बार जब वो पिछड़े तो इतना पिछड़े कि वो हार ही गए। विजयपुर में कांग्रेस ने इस बार मुकेश मल्होत्रा पर दांव खेला था। निर्दलीय विधायक थे, लोकसभा चुनाव से पहले भाजपा में थे। भाजपा ने बाकायदा इन्हें शहरिया विकास प्राधिकरण का अध्यक्ष बनाया था, लेकिन मन उकटा इनका भाजपा से कांग्रेस में शामिल हुए और देखिए कांग्रेस के मुकेश मल्होत्रा यहां से जीत गए। और इसके साथ ही जनता ने यहां पर यह भी तय कर दिया है कि यहां पर अब तक कांग्रेस को ही जनता वोट देती आ रही थी। रामनिवास रावत भाजपा में गए, बहुत बड़ा डेंट। हमारे साथ एडिटर इन चीफ रविकांत मित्तल जी भी जुड़े हुए हैं। रवि जी, आप इसको किस तरह से देख रहे हैं कि मुकेश मल्होत्रा जीत गए हैं, यानी कि रामनिवास रावत को नकार दिया गया, भाजपा को नकार दिया गया? तो जब हम शुरू में बात कर रहे थे आकांक्षा, तो ये थी कि सीट जो होती है वो किसी पार्टी की है कि किसी व्यक्ति की है। बिल्कुल। तो ये अब तय हो गया कि जो विजयपुर की सीट है वो कांग्रेस की सीट है। वहां पर कांग्रेस से जो खड़ा होगा वही जीतेगा। रामनिवास रावत वहां पर 6-7 लगातार जीतते रहे, फिर वो बीजेपी में गए, लेकिन वहां पे मंत्री बनने के बावजूद भी अगर वो हार गए हैं तो मतलब विजयपुर की जो जनता है वो कांग्रेस का वहां पर अच्छा कैडर है। कांग्रेस वहां पर लगातार जीतती रही है और इसलिए वहां पे आ रहे हैं। अभी जो रिकाउंटिंग की बात है, 7,000 से ज्यादा वोटों से हारने के बाद रिकाउंटिंग का मतलब कोई बनता नहीं है। रिकाउंटिंग तब होती है जब 1,000 से नीचे आप मार्जिन कम हो। तो ये बेकार की बात है। ये एक डिसीसिव विक्ट्री है और ये बात पक्की है कि वो कांग्रेस की ही सीट है और कांग्रेस इसलिए वहां पर दोबारा से जीत गई है। ठीक। और एक ये भी, एक ये जीत के अब कांग्रेस के लिए बहुत बड़ा एक रिचार्ज का काम करेगी, क्योंकि हमने विजयपुर में देखा अलग टैक्टिक्स के साथ ये लड़े। वहां पर एक तो जमीनी कार्यकर्ता जीतू पटवारी ने कार्यकर्ताओं से पूछा कि आप किसे कैंडिडेट बनाना चाहते हैं। कार्यकर्ताओं ने मुकेश मल्होत्रा का नाम दिया, ऊपर से नाम नहीं आया। तो ये माना जाए कि अब एक जान फूकने का काम करेगी ये जीत। देखिए कितना करेगी ये तो नहीं पता, क्योंकि कांग्रेस की सीट थी, कांग्रेस जीते, लेकिन यह है कि उस व्यक्ति को हराया जो कि मंत्री था सरकार में और पलट के गया था। तो ये एक अच्छा सा उनके लिए स्कोरिंग पॉइंट है कि हमने एक मंत्री को हराया है और बीजेपी के एक जो वहां पर उनको मंत्री थे उनको हरा के, तो एक ये जीतू पटवारी के लिए एक स्कोरिंग पॉइंट हो सकता है। ठीक है। और इसके साथ सर विजयपुर में एक ये भी बहुत फैक्टर काम कर गया क्या कि उस टाइम हमने देखा कि 2 दिन पहले भी वोटिंग के पहले फायरिंग हुई थी, बाद में भी फायरिंग हुई। आरोप लगे कि जिन्होंने फायरिंग किया वो रावत से ही सरनेम से थे, उन लोगों का ताल्लुकात। और उसके बाद ये कि आदिवासियों के ऊपर उन्होंने फायरिंग की है। तो क्या ये भी जो डर का माहौल था तो जनता ने मैंडेट के जरिए बता दिया कि भाई डरेंगे तो नहीं? बिल्कुल सही बात है कि देखिए जो आखिरी जो होता है मत जो जनता का ही होता है। जनता जिसे चाहे उसे जिताती है और अगर जनता को ये लगा, महसूस हुआ कि ये जो हरकतें हैं वो रामनिवास रावत की तरफ से हो रही हैं, तो उन्होंने उसमें डिसिसिव मैंडेट दे दिया। उनको उसमें चाहे आप मंत्री हो चाहे कोई हो, आपने पलटी खा ली हो, हम आपको जिताते रहे हो, लेकिन हमने अब आपको उसमें हरा दिया। वाकई अब यहाँ पर भाजपा समीक्षा तो जरूर करेगी कि आखिर क्या हुआ है। और इसके बाद देखिए बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष जिन्होंने लगातार वहां पर कैंप किया, ताबड़तोड़ प्रचार प्रसार किया, उनकी क्या प्रतिक्रिया है अब अपने दर्शकों को सुनवाते हैं। विजयपुर का चुनाव पहले दिन से ये माना जा रहा था कि कहीं न कहीं कांटे की टक्कर है और हम लोग भारतीय जनता पार्टी के विजयपुर के कार्यकर्ताओं ने भी अच्छी मेहनत की है। ये तो चलता रहता है राजनीति में, जीत और हार दोनों लगी। कितना एक जीते हैं और एक हारे हैं। तो अगर माना कि हार भी हुई है और इतने कम मार्जिन से हुई है, उसकी समीक्षा करेंगे। चलिए ठीक है। अब वही सवाल जिस तरह का उनसे पूछा गया कि इस हार पर क्या कहेंगे, तो अब ये कह रहे हैं कि कांटे की टक्कर है। लेकिन इससे पहले इनका बयान वायरल हुआ था, ये कह रहे थे कि एक तरफा जीत, विजयपुर तो हम ही विजय करेंगे। चलिए अब आपको महाराष्ट्र का अपडेट देते हैं, क्योंकि महाराष्ट्र में भैया एनडीए की आंधी है। एनडीए गठबंधन बड़े बहुमत की तरफ है। देखिए 222 हो गया है, एमवीए 55 पर यहां पर भी रुका हुआ है। मुंबई में ज्यादातर सीटों पर एनडीए बहुत आगे चल रही है, 100 से ज्यादा सीटों पर अकेले आगे है। विदर्भ के अलावा सभी इलाकों में एनडीए बेहद मजबूत स्थिति पर। विदर्भ में भी अब मजबूत है। महाराष्ट्र में जबरदस्त जीत का माहौल बना है। मेरी अपनी ओर से महाराष्ट्र सहित माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी, माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी, माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी, सबको बहुत बहुत बधाई।
तो देखिए 200 से ज्यादा सीटों पर एनडीए आगे है और डॉक्टर मोहन यादव को आप सुन रहे थे। उन्होंने यही कहा है कि देखिए हमने तो यही कहा था कि इस बार फिर से महायुति की ही सरकार बनने जा रही है और इसके साथ एक बहुत बड़ा सवाल कि आखिर लोकसभा चुनाव में किस तरह से जब कांग्रेस ने अच्छी यहां पर बढ़त दिखाई थी, 13 सीटों पर जीती थी, तो ऐसा क्या हो गया कि यहां पर मामला गड़बड़ा गया है। एनडीए 222, एनडीए की आंधी है, एमवीए 55 और जो अदर्स हैं वो अभी 11 पर आगे चल रहे हैं। तो चलिए 100 से ज्यादा सीटों पर अकेली बीजेपी आगे चल रही है और इसी बीच रायपुर दक्षिण से जुड़ा हुआ बड़ा अपडेट अपने दर्शकों को बता दें। बीजेपी प्रत्याशी सुनील सोनी आगे चल रहे हैं। बीजेपी प्रत्याशी सुनील सोनी 40,000 वोटों से 44,000 सीटों ज्यादा मतों से जीत गए। इस वक्त की बेहद बड़ी खबर, रायपुर दक्षिण का दंगल का रिजल्ट आ गया है। सुनील सोनी का मंगल हो गया है। बीजेपी प्रत्याशी सुनील सोनी जीत गए और देखिए जीत का मार्जिन 44,000 से ज्यादा। रवि जी, इतना मार्जिन होगा जीत का, ये तो अंदाजा नहीं लगाया था। देखिए वोट वहां पे वोट परसेंट बहुत कम था, वोटिंग जो था वो परसेंटेज बहुत कम था, तो ऐसा माना जा रहा था कि वोटिंग परसेंटेज कम होने की वजह से वोट का जो मार्जिन है वो गिरेगा। हालांकि ये भी सत्य है कि पिछले भी चुनावों में ब्रजमोहन अग्रवाल सबसे पूरे राज्य में सबसे ज़्यादा वोटों से यहाँ पर जीते थे, जब उन्होंने 68,000 वोटों से ज़्यादा जीत की थी। तो हालांकि इस बार भी उन्होंने कहा था कि 50,000 से कम जीतेंगे, लेकिन 44,000 तक भी पहुँचे हैं। तो भी ये अच्छी बात है कि वहाँ पर ब्रजमोहन का सिक्का अभी भी चलता है, क्योंकि उन्होंने ही पूरा कैंपेन लीड किया था। सुनील सोनी पीछे थे लेकिन ब्रजमोहन आगे थे, तो ये बात मानी जाए कि ब्रजमोहन की ही सीट है। इसे पार्टी की नहीं मानते, ब्रजमोहन की सीट मानते हैं और इसीलिए उन्होंने सुनील सोनी को इतनी शानदार जीत दिलाई है। ठीक है, बिल्कुल। जो कांग्रेस लगातार दावे कर रही थी कि यहां पर विकास कार्य नहीं हुआ है, ब्रजमोहन अग्रवाल के रहते यहां पर कुछ खास नहीं हुआ है। सुनील सोनी पर भी कई तरह के यहां पर आरोप लगाए गए, वीडियोस वायरल हुए, गुंडा अंकल यहां तक की राजनीति की, और देखिए 44,000 से ज्यादा मतों से वो जीत गए। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, वरिष्ठ पत्रकार सागर जी नागपुर से जुड़े हैं। महाराष्ट्र की राजनीति की तरफ अब रुख कर लेते हैं जरा। और जब आज यहां पर अब महायुति की सरकार बनती नजर आ रही, तो एक शायरी याद आ रही है जो खुद देवेंद्र फडणवीस जब सरकार नहीं बना पाए थे तो उन्होंने कहा था कि मेरा पानी उतरता देख, मेरे किनारे पर घर मत बसा लेना, मैं समंदर हूं, लौट कर वापस आऊंगा। रवि जी लौट कर वापस आ गए। उनकी मां कह रही है कि मेरा बेटा सीएम बनेगा। हालांकि ये कहा जा रहा है कि अब मीटिंग के बाद सारी चीजें होंगी। इस जीत को आप किस तरह से देख रहे हैं महाराष्ट्र में? देखिए, कहा था ना कि समंदर हूं लौट के आऊंगा, तो सुनामी की तरह लौट के आएंगे। ये किसी को नहीं पता था कि उस समुद्र में सुनामी आएगी और उस तरीके से लौट के आएंगे। मतलब स्थिति ये है कि लगभग 100-125 सीटें आज करीब 87-88% की स्ट्राइक रेट के साथ बीजेपी ने जीता है। और जो उनकी सहयोगी जो एकनाथ शिंदे की जो शिवसेना है, वो अकेली महाविकास अघाड़ी की जो टोटल सीटें हैं उससे ज्यादा है। वो महाविकास अघाड़ी 55 आया है और वो अकेले 56 सीटों पर है। तो ये एक बहुत ही बड़ी प्रचंड जीत है। और हम अपने मेहमान के पास जाएं, उसके हिसाब से मेरे जो एनालिसिस में लगता है कि 5-6 पॉइंट है जिसकी वजह से इनको एक सबसे बड़ा पहला है कि लाड़की बहन योजना जो थी उसने बहुत असर दिखाया, महिलाओं का वोट मिला, महिलाओं का वोट परसेंटेज बढ़ा और एक मुश्त वोट जो है वो एनडीए को, बीजेपी को गया है। दूसरा, जो बटेंगे तो कटेंगे और एक हैं तो सेफ हैं। आज जो सबसे पहला ट्वीट देवेंद्र फडणवीस ने किया वो एक हैं तो सेफ का ही किया है। तो एक ये लगता है कि सारा वोट जो कंसोलिडेट हुआ हिंदुओं का और बाकी जो दूसरी जातियों का, जो ओबीसीज वगैरह हैं, तो वो उसका फायदा हुआ। दूसरा, लोकसभा में जो इनकी हार हुई थी, बुरी हार हुई थी, जिसमें कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बन के उभरी थी, उससे बीजेपी ने और इनके गठबंधन ने सबक लिया और जो कमी थी उसको पूरा किया। जो कई छोटे छोटे वहां पे जनजातियां हैं उनके लिए उन्होंने काम किया, महिलाओं के लिए जो योजना लाए वो उससे काम हुआ। आपसी लड़ाई नहीं दिखी, क्योंकि जो गठबंधन था उसमें हमें ऐसा लग रहा था कि एमवीए की शुरुआत ज्यादा अच्छी है, लेकिन फिर एमवीए में ज्यादा लड़ाई दिखी। इनका जो गठबंधन था उसमें आराम से सीटें बांट दी गई, सीएम पद को लेकर बयानबाजी नहीं हुई कोई भी। लगातार ये कहते रहे कि ये चुनाव के बाद का मसला है, वो हम देखेंगे। एक और बात निकल के आई कि एकनाथ शिंदे जो मुख्यमंत्री थे उनका प्रशासन ठीक था, क्योंकि दोनों उप मुख्यमंत्री भी स्ट्रांग थे। देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री से हटा के उप मुख्यमंत्री बनाया था क्योंकि उनकी जरूरत थी, तो वो भी था। और एक मराठा जो आंदोलन हुआ और जो मराठा वोट था उस पर कुछ ना करके उसको साधने में भी ये कामयाब हो गए। तो ये सारे कुछ कारण रहे जिसकी वजह से ऐसा लगता है कि इनको एक प्रचंड बहुमत मिला है और लगभग ये तय माना जा रहा है कि देवेंद्र फडणवीस ही मुख्यमंत्री होंगे। लेकिन कुछ नहीं कह सकते, बीजेपी कभी भी चौंका देती है और कुछ भी हो सकता है।
सागर जी भी हमारे साथ जुड़े। सागर जी जरा आप बताइए, सर ने भी जिक्र किया कि बटेंगे तो कटेंगे, एक है तो सेफ है, बटेंगे तो कटेंगे। मुझे अजीत पवार का भी याद आता है, उन्होंने साफ कह दिया था कि ये उत्तर प्रदेश बिहार में चलता होगा, महाराष्ट्र में नहीं चलेगा। और अजीत पवार भी जिन्हें बहुत कमजोर कड़ी माना जा रहा था महायुति का, तो लेकिन जो मुस्लिम एरियाज हैं वहां पर भी अजीत पवार की पकड़ अच्छी दिख रही है। तो क्या समझा जाए कि क्या ये भी एक टैक्टिस थी अजीत पवार से, क्या ये बुलवाया गया कि देखिए ध्रुवीकरण की तरफ आप ध्यान मत दीजिए, आप हमारे साथ रहेंगे तो मुस्लिम वोटर्स को भी साधा जा सके? सही बात है, आपने सही कहा है। जो इंक्रीज परसेंटेज जो बात कही गई पहले 5 to 6% जो इंक्रीज हुआ वोटिंग का, आई थिंक वो उसने पूरा टाइट चेंज कर दिया बीजेपी के फेवर में। और जिस हिसाब से ये महायुति ने अपनी लड़ाई लड़ी है, जिस हिसाब से उसने पैतरे खेले अपने, उससे क्लियर दिखता है कि उसने पूरी बहुत सलीके से उस चीज को जीत हासिल की है लोगों ने। ठीक है सर। हाँ, तो सागर आपको क्या लगता है कि जो विदर्भ में या जहां पे लोकसभा के अगर चुनाव से हम कंपेयर करें तो ऐसे कौन से 4 या 5 आप पॉइंट बता सकते हैं कि जिसमें कि कोर्स करेक्शन किया बीजेपी ने? ये माना जाता है कि बीजेपी पूरे शिद्दत से चुनाव लड़ती है। हरियाणा का एग्जाम्पल बहुत हमारे सामने है इससे पहले के चुनावों में, और अब महाराष्ट्र में जिसमें कि लोकसभा में इनको यहाँ पे बहुत नुकसान हुआ था। तो ऐसा क्या किया? विदर्भ में काफ़ी नुकसान हुआ था जबकि बीजेपी वहाँ पर हमेशा से स्ट्रांग रही है, मराठवाड़ा में हुआ था। तो ऐसा क्या हुआ कि जो एकदम से ये पूरी बाजी पलट गई और प्रचंड बहुमत से आज आगे है महायुति? लोकसभा का जो वोटिंग डिफरेंस था बहुत काफी कम था, तो बीजेपी ने जो एनालिसिस किया उसमें दिखा कि उनका डिफरेंस और एमडीए का डिफरेंस काफी कम था। महायुति का और एमडीए का डिफरेंस में शायद 0.2 का ट्रिप डिफरेंस था। तो इस स्टडी के बाद में उन्होंने जिस हिसाब से पूरा स्ट्रेटेजी अपनाई है और एग्रीगेट क्राइसिस जो था उसके बारे में उन्होंने जो एड्रेस इशू किया है, और मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी ने जो वैनगंगा नलगंगा योजना जो बनाई है ना, वो क्रूशियल फैक्टर थी। वो पूर्व विदर्भ और पश्चिम विदर्भ को जोड़ने की कड़ी है, और फार्मर्स को लग रहा है कि ये प्रोजेक्ट अगर बीजेपी वापस आती है पावर में तो ही सक्सेसफुल हो पाएगा। इसलिए मेरे ख्याल से पूरी तरह से जनता बीजेपी के साथ में खड़ी हुई है। ठीक है, अब समीक्षा तो हो ही रही है कि आखिर जीत के क्या फैक्टर्स रहे। और रवि जी, एक चीज मुझे याद आती है, साल 2019 में 23 नवंबर का ही वो दिन था जब देवेंद्र फडणवीस ने सुबह सुबह शपथ ले ली थी। और सोचिए आज फिर 23 नवंबर है, 5 साल बाद पूरे, और महाराष्ट्र में एनडीए की आंधी। और अब इस बार क्या देवेंद्र फडणवीस। और आकांक्षा, मैं आपको बताऊं कि जो उस दिन मैं मुंबई में ही था जब ये सुबह 6 बजे जो शपथ हुई थी, और हम लोग को एकदम हम शॉक में थे। तो मैं किसी दूसरे चैनल में था और उस समय मुंबई में ही था। तो जब देखा कि अरे जब तक सब उठते तब तक तो वहां पर मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री बन चुके थे और शाम होते होते वो नहीं भी हो चुके थे। तो ये इस तरह की घटना जो हुई, और उसके बाद से लेके पूरा 5 साल गुजर गए उसका, और आज का दिन है। आज के दिन फिर लगता है कि देवेंद्र फडणवीस फिर से मुख्यमंत्री हो सकते हैं। लकी साबित हो गई है 23 नवंबर। इससे पहले साल 2019 में उन्होंने लिया था, हालांकि 26 तारीख को फिर उन्होंने इस्तीफा भी जरूर दे दिया था। चलिए, महाराष्ट्र के ऊपर चर्चा हम जरूर करते रहेंगे, लेकिन इस वक्त रायपुर दक्षिण का भी अपने दर्शकों को अपडेट दे दे। ये तय हो चुका है, सुनील सोनी यहां से जीत चुके हैं। सौरभ सिंह परिहार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सौरभ बताइए, अब तो भाई जश्न का दौर होगा। जश्न तो पहले से ही यहां पर मनाया जा रहा था, लेकिन मार्जिन इतना बड़ा होगा इसका अंदेशा तो किसी को भी नहीं था। सौरभ, बिल्कुल देखिए आकांक्षा, 19 राउंड की काउंटिंग खत्म हो चुकी है और 44,000 से ज्यादा वोटों से बीजेपी के प्रत्याशी सुनील सोनी जीत चुके हैं। और उसके देखिए आप कि ये उनके तमाम जो उनके नेता है और कार्यकर्ता है बीजेपी के, वो जो है यहाँ पर जश्न मना रहे हैं। और बीजेपी कार्यालय में तो पहले से ही ढोल बजाड़ा और आतिशबाजी जो है देखने को मिल रही है। ये सारे जो है एजेंट थे, बीजेपी के सारे लोग बैठे थे, एक एक चीजों पर जो है बहुत बारीकी से जो नजर रखे हुए थे। और अंत में ये रिजल्ट आ रहा है कि 44,000 से ज्यादा वोटों से जीत चुके हैं। और ये 9वीं बार लगातार बीजेपी जो जीत रही है। 8 बार बृजमोहन अग्रवाल 9वीं बार कुल मिलाकर अपना रिकॉर्ड जो है कायम रखे हैं बीजेपी यहाँ पर इस सीट में। और सबसे बड़ी बात ये कहा जा रहा था कि जीत और हार का अंतर जो है काफी कम होगा, और हम भी जो है कहीं ना कहीं यह मान रहे थे बहुत सारे स्थितियों को देखकर कि जीत और हार का अंतर कम होगा, लगभग 20,000 के नीचे होगा। लेकिन जिस हिसाब से 44,000 से ज्यादा वोटों से बीजेपी के प्रत्याशी सुनील सोनी जीत सके, इससे यह साफ होता है कि बीजेपी ने बहुत स्ट्रेटजी के तहत जो चुनाव लड़ी है। और इस वक्त हमारे साथ आप देख सकते हैं मृत्युंजय दुबे जी हैं जो पार्षद है। कई बार आप भी जो है दावेदार थे, हालांकि आपको टिकट नहीं मिली, लेकिन बार बार ये कहा गया कि आप लोग जो एकजुट नहीं है, लेकिन ये रिजल्ट दिखा दिया।
भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता कमल के फूल के लिए काम करता है, संगठन के निर्देश पर काम करता है और जो उसको दायित्व मिलता है उसका ईमानदारी से पालन करता है। और सुनील सोनी जी 44 प्लस आया कैसे? लगभग 45,000 से ऊपर से मतों से जीतेंगे। आखिरी आंकड़ा आने वाला है, हम लोग गिनती में बैठे तो 19 राउंड की गिनती हो गई है। सुनील सोनी जी महापौर रहते हुए, पार्षद रहते हुए, सभापति रहते हुए, सांसद रहते हुए, बृजमोहन अग्रवाल जी मंत्री रहते हुए जो रायपुर राजधानी का विकास किए थे, उसका ही परिणाम है। उसका परिणाम है कि आज भारतीय जनता पार्टी 45,000 वोटों से जीत रही है। और ये कांग्रेस को सोचना चाहिए, आत्मचिंतन करना चाहिए कि आखिर उन्होंने दक्षिण के गढ़ को तोड़ने का जो सपना देखा था आज चकनाचूर हो गया। भारतीय जनता पार्टी का कमल फिर से खिल गया है। जी, तो आप ये एक मुझे समय दीजिएगा आकांक्षा, कुछ और सवाल है। सबसे बड़ी चीज ये है कि रायपुर दक्षिण शहर में 4 विधायक हैं, सबसे बड़ी जीत हो गई है। पहले ही 67 थे, बृजमोहन अग्रवाल थे, तो अब क्या मानते हैं कि मंत्री बने सुनील सोनी जी? मतदान कम हुआ था, उसके बावजूद मतदान कम होने के बावजूद सुनील सोनी जी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी जी की लीड जो है 45,000 के लगभग आ चुकी है। ये दर्शाता है कि यदि जनता बाहर निकल के वोट करती तो और ज्यादा रिकॉर्ड मतों से जीतते। और भारतीय जनता पार्टी विकास करती है, जनता विकास चाहती है, सुशासन चाहती है, विष्णुदेव सरकार के और जी बिल्कुल सही। और सबसे महत्वपूर्ण कि हमारे पास जो है आकाश शर्मा जो है कांग्रेस के प्रत्याशी, वो बाहर निकल चुके हैं। उससे पहले जो है बातचीत करेंगे कि वो क्या सोच रहे हैं। और निश्चित रूप से वो काफी जो है उनको लग रहा था कि उनकी जीत होगी, काफी युवा है, लेकिन कहीं ना कहीं ये देखने को मिला कि उनकी जो है हार हो गई है। और काफी मेहनत जो है आकाश शर्मा किए थे। और निश्चित रूप से इससे पहले भी जो है हम उससे बातचीत करेंगे कि क्या सोच रहे हैं। जिस तरह से आपने उम्मीद की थी, लेकिन अभी क्या स्थिति है? निश्चित रूप से जनता का जनादेश स्वीकार है। ये जनता का जो आदेश होगा वो सम्मान होता है लोकतंत्र में। और देखिए रायपुर दक्षिण की जनता ने मुझे, लेकिन कांग्रेस पार्टी का मुझे रायपुर दक्षिण में चुनाव ने अवसर दिया है। और आज से अभी से जनता के हर तकलीफ महसूस में एक पहरेदार की तरह काम करूंगा। और ये तो मध्य प्रदेश के विधानसभा में 2 जगह उपचुनाव के रिजल्ट आज सामने आ रहे हैं। विजयपुर की हमने बात की, विजयपुर में रामनिवास रावत हार गए हैं। और बुधनी की यदि बात की जाए तो बुधनी में बीजेपी के रमाकांत भार्गव आगे चल रहे हैं। रमाकांत भार्गव 8,347 वोट से आगे हैं। विजयपुर में कांग्रेस के मुकेश मल्होत्रा जीत गए, ये अपडेट हमने आपको दिया। लेकिन रमाकांत भार्गव बुधनी जो गढ़ है भाजपा का, यहां से शिवराज सिंह चौहान लगातार विधायक रहे हैं, यहीं से वो सीएम के तौर पर यहां पर विजयी रहे। लेकिन उसके बाद भी जिस तरह से यहां पर सिक्का चला बृजमोहन अग्रवाल का रायपुर दक्षिण में, उन्होंने तो जो दूसरे प्रत्याशी सुनील सोनी 44,000 वोट से ज्यादा उन्होंने जीत हासिल की। लेकिन यहां पर अभी सिर्फ 8,000 करीब वोट से आगे चल रहे रमाकांत भार्गव। मित्तल जी जरा ये आप समझाइए कि यहां पर भी अच्छी खासी मार्जिन होनी चाहिए थी, लेकिन उतना कमाल नहीं नजर आ रहा है भाजपा का बुधनी में। देखिए, एक तो बुधनी में एक बहुत ही धीमी काउंटिंग हो रही है, क्योंकि 2 जगह के हमारे पास नतीजे आ चुके हैं। विजयपुर का भी आ चुका है और छत्तीसगढ़ में यहाँ इसका अपने रायपुर दक्षिण का भी आ चुका है। लेकिन यहाँ पर अभी केवल 7वें राउंड की हुई है काउंटिंग। और पहले 2 राउंड में वहाँ पर कांग्रेस का उम्मीदवार आगे था, अब बीजेपी के उम्मीदवार आगे हैं। क्योंकि ये सीट शिवराज सिंह चौहान की रही है, वो लगातार इसको जीतते रहे हैं, तो ये माना जा रहा था कि ये बीजेपी के लिए सिटिंग डक है, वो इसको आराम से जीत जाएंगे। लेकिन जब कांग्रेस का कैंडिडेट आगे हुआ तो लगा कि कांग्रेस ने यहाँ पर भी चुनाव अच्छा लड़ा है, जैसे कि विजयपुर में लड़ा था। तो अभी मेरे को लगता है करीब इतने ही राउंड अभी और बचे होंगे, बल्कि इससे ज़्यादा राउंड बचे होंगे। तो बुधनी के बारे में अभी कुछ पूरे तरीके से कह देना उचित नहीं होगा। अभी हालांकि 7,000 की एक डिसिसिव लीड मानी जाती है, लेकिन कांग्रेस भी 5,000 वोट से एक समय में आगे हो गई थी। तो अभी कुछ भी हो सकता है, तो थोड़ा वेट करना पड़ेगा हमें कि बुधनी में आखिर क्या नतीजा निकलता है। ठीक है, तो सभी को भी इंतजार है कि अब बुधनी के नतीजे क्या कहते हैं। लेकिन रवि जी थोड़ा सा ये भी कि जैसा कि हम इसका जिक्र किया कि बृजमोहन अग्रवाल की ये सीट थी, यहाँ पर 46,000 की लीड, तो आपको लगता है कि कुछ मतलब अब जितनी काउंटिंग यहाँ पर बची तो इतना अच्छा खासा मार्जिन यहाँ पर देखने को मिलेगा, या फिर ये समझा जाए कि नाराजगी जो वहां पर थी राजेंद्र राजपूत की, जिन्हें प्रत्याशी के तौर पर माना जा रहा था, लेकिन आखिरी समय में रमाकांत भार्गव को दिया गया, या फिर कांग्रेस ने टफ फाइट दी, या बीजेपी प्रत्याशी चूज करने में थोड़ा सा लड़खड़ आ गई? आप कहाँ किस सीट की बात कर रहे हैं? बुधनी की। बुधनी में देखिए, मुझे नहीं लगता कि बुधनी में कोई समस्या ज़्यादा होने वाली है बीजेपी की।
वो अभी लीड है। और यही अगर मुझे लगा कि क्योंकि जो जब कांग्रेस वहाँ पे लीड कर रही थी तो हमारे रिपोर्टर ने, संवाददाता ने वहाँ से बताया था कि जो उस समय की ईवी मशीनें खुली हैं वो ऐसे क्षेत्र की खुली हैं जहाँ के कि कांग्रेस के कैंडिडेट खुद हैं, वहाँ के रहने वाले हैं, तो ये बिल्कुल लाजमी था कि वो वहाँ से लीड करते ही। लेकिन अब जो लगातार काउंटिंग हो रही है उसमें मुझे लगता है कि बीजेपी इसको जीत सकती है, ज़्यादा असर पड़ने वाला नहीं है अब। ठीक है, चलिए अब हमने बुधनी की भी बात कर ली, अब जरा अपने दर्शकों को झारखंड का भी अपडेट दे दे। देखिए आप टैली लगातार देख रहे हैं, झारखंड में ये माना जा रहा था कि इस बार शायद कुछ उलटफेर हो जाएगा, लेकिन यहां पर हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन की जोड़ी ने बीजेपी के टॉप लीडरशिप को चुनौती दी, कड़ा मुकाबला किया। और देखिए अभी 55 सीट्स पर आगे है इंडिया गठबंधन और एनडीए की यदि बात की जाए तो 25। रवि जी क्या लग रहा है आपको कि यहां पर भाजपा क्यों हार गई? एक है तो सेफ है, यहां पर भी कहा गया बेटी माटी रोटी, ये भाजपा ने नारा दिया, लेकिन लगता है इसे भुना ले गई जेएमएम और कांग्रेस। देखिए ये थोड़ा सा अप्रत्याशित है एनडीए के लिए, क्योंकि ये माना जा रहा था चुनावों से पहले कि एनडीए इस झारखंड को तो जीती जाएगी, क्योंकि एक उनको था कि हेमंत सोरेन के खिलाफ एक एनडी इनकम्बेंसी का मसला हो सकता है। लेकिन जो मेरे हिसाब से जो मेरा एनालिसिस है वो ये कहता है कि जो हमने वहाँ पे लोगों से बात की उसमें था कि कोई हेमंत सोरेन के खिलाफ कोई बहुत बड़ी एंटी इनकम्बेंसी जैसी वाली बात वहाँ पे नहीं थी, पहली चीज़। दूसरा, उनको जो जेल में डाला गया, जो भी उन पे आरोप लगे, उसके बाद उनके ये बड़ी अजीब सी स्थिति है इस देश में कि अगर कोई भ्रष्टाचार के आरोप में जेल में जाता है तो उसके प्रति लोगों की सिंपैथी हो जाती है। तो ये देखा गया कि उनकी सिंपैथी, क्योंकि उनके पीछे जो उनकी पत्नी थी कल्पना सोरेन, उन्होंने काफ़ी उस मसले को संभाला, वो लगातार कैंपेन करती रहीं अपने पति के एब्सेंस में, और लगता है कि वो एनडीए के खिलाफ चला गया। तीसरा, जो वहाँ पर आदिवासी वोट है, जो कि झारखंड मुक्ति मोर्चा का एकदम पक्का वोट है, जो उनको लगातार उन्हीं को वोट देते हैं, उसको तोड़ने में, भेदने में बीजेपी कामयाब नहीं रही। बल्कि हालांकि कितनी ही कोशिश बीजेपी ने की, उन्होंने कहा कि ये घुसपैठियों वाला उन्होंने मुद्दा उठाया कि ये जो बांग्लादेशी घुसपैठी हैं घुस जाएंगे, आपकी माटी बेटी रोटी इन तीनों पर असर आएगा, आपकी ज़मीन पर कब्जा कर लेंगे, आपकी बेटियों से शादी करके ये घर बसा लेंगे और आपके जो जीवन उपार्जन के हैं उस पर भी कब्जा कर लेंगे। लेकिन मुझे लगता है कि बीजेपी की ये कैंपेन वहाँ पर काम नहीं आई। और चौथा, महिलाओं की जो बात होती है कि एक मुश्त जो बोलता है, जो महाराष्ट्र में जो फायदा हुआ वो यहाँ पर नहीं हुआ, क्योंकि जो हेमंत सोरेन की सरकार थी वो पहले से ही एक योजना चला रही थी और महिलाओं के खातों में वो पैसा पहले से ही जा रहा था। तो देखिए जो आता हुआ पैसा ऑलरेडी आपको दिख रहा है, उससे अलहदा जाने के लिए वोटर सोचता नहीं है। और पांचवा जो है कि जो चंपई सोरेन को बीजेपी ने अपने साथ लिया और जिस तरीके का पूरा जो उन्होंने उस तरह कैंपेन चलाया उसमें वो सफल नहीं रहे। हालांकि शिवराज सिंह चौहान वहाँ के इंचार्ज थे, शर्मा जो असम के हेमंत बिस्वा शर्मा वो उसके इंचार्ज थे, काफ़ी बड़े नेताओं को उन्होंने उसमें लगाया था। लेकिन आदिवासियों के वोट को भेदने में बीजेपी कामयाब नहीं रही, इसलिए इसको वहाँ पर हार मिली है झारखंड में। बिल्कुल। और जब हेमंत सोरेन कैंपेनिंग करते थे रवि जी, तो वो यही कहते थे कि जेल का बदला जीत से, इंडिया का एक ही नारा, हेमंत दोबारा, तो तमाम ये जो नारे हैं वो वहां पर लगता है काम कर गए हैं जेएमएम के लिए। सर और एक और बात मैं समझना चाहूंगी कि जैसा कि आपने भी बताया कि कल्पना लगातार यहां पर मोर्चा संभाले हुए थे, वहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली हो रही है, अमित शाह की रैली हो रही है, राहुल ने सिर्फ 2 रैली की पूरे ही चुनावी कार्यकाल की यदि बात की जाए, तो क्या ये कि हस्बैंड वाइफ दोनों एकजुट हो गए, उन्होंने ये सिंपैथी कार्ड भी यहाँ पर खूब भुनाया, और सरना धर्मकोड की बात हो या फिर खतियान की बात हो, आदिवासी के मुद्दों को उठाया गया तो आदिवासी पूरी तरह से इधर आ गए, मुस्लिम वोटर्स भी इनके साथ चले गए। भाई देखिए, हस्बैंड वाइफ साथ होंगे तो फ़ायदा होगा ही होगा, लड़ेंगे तो कहाँ फ़ायदा होता है। तो ये तो अच्छी बात है कि अगर उन्होंने क्योंकि ये एक, हालांकि अभी मुझे ये पता नहीं है, शायद न्यूज़ रूम बताएगा, क्योंकि कल्पना सोरेन अपनी सीट से पीछे चल रही थी दोपहर तक, तो अभी वो जीती कि नहीं जीती ये अभी मुझे एग्जैक्ट आइडिया नहीं है, न्यूज़ रूम बताएगा। लेकिन ये बात सही है कि उन्होंने हेमंत सोरेन की एब्सेंस में अच्छा मोर्चा संभाला, उनने खूब सभाएं की, लोग उनसे कनेक्ट हो रहे थे, उनकी रैली में बहुत लोग आ रहे थे, तो एक ऐसा उन्होंने वॉइड महसूस नहीं होने दिया। हालांकि जो चंपई सोरेन को जो मुख्यमंत्री बनाया गया था वो इतने इफेक्टिव नहीं थे, उनको बीजेपी ने जरूर अपने साथ लिया, तो और वो उस इलाके के लिया, कोल्हन इलाका एक जो आदिवासी बहुल इलाका है जहाँ पर बीजेपी कभी जीत नहीं पाई है, तो उन्हें लगा कि शायद चंपई सोरेन के कंधे पर सवार होकर वो इलाका जीत सकते हैं, लेकिन वो सक्सेस हुआ नहीं है। ऐसा लगता नहीं है कि वहाँ से बीजेपी को सीटें मिली हैं। अगर एनडीए अब टोटल 25 है तो अभी कुछ समय पहले तक तो 27 पे केवल बीजेपी आ गई थी, तो अगर ये 25 पे आ गए हैं
तो लगातार मतलब शानदार जीत वहां पर झारखंड मुक्ति मोर्चा कांग्रेस दोनों का मिलकर जो इंडिया गठबंधन है उसने एक बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है, ये नजर आ रहा है। बिल्कुल। और देखिए पिछले बार भाजपा को 24 मिले थे और इस बार पूरे ही अगर एनडीए की बात की जाए तो यहाँ पर 25 पर सिमटती हुई अभी हालांकि रुझान है और अब देखते हैं नतीजों में अब कितना यहाँ पर चेंज होता है। कल्पना सोरेन, जैसे कि सर ने भी जिक्र किया कि देखते अब रिएक्शंस भी आने लगे हैं, तो हेमंत सोरेन की वाइफ कल्पना सोरेन क्या कह रही है झारखंड के नतीजों पर, वो भी अपने दर्शकों को सुनवाते हैं। मैं ये कहना चाहती हूँ कि झारखंड की जनता ने, हमारे युवा साथियों ने विकास का रास्ता चुना है और कहीं ना कहीं इस बार मैया की जीत हो रही है। बस मैं ये कहना चाहती हूँ। मैं ये कहना चाहती हूँ कि झारखंड की जनता ने, हमारे युवा साथियों ने विकास का रास्ता चुना है और कहीं ना कहीं इस बार मैया की जीत हो रही है। बस मैं ये कहना चाहती हूँ। रवि जी देखिए, हमें भी बताया जा रहा है कि अभी भी पीछे ही चल रही है अपनी सीट से, लेकिन यहां पर झंडे गाड़ रही है जेएमएम। क्या लगता है आपको कि इनके साथ क्या गड़बड़ा, क्या मामला? देखिए कैंडिडेट होता है, देखिए सीट के हिसाब से, जैसे हम मध्य प्रदेश में हमने देखा कि बीजेपी ने इतनी भारी बहुमत से सब कुछ जीता, एक ऐसा आदमी हार जाता है जिस सीट पे वो लगातार जीतता रहा हो, इस समय मंत्री हो, लेकिन विजयपुर हारे। तो चूंकि वो कांग्रेस की सीट थी इसलिए हमेशा कांग्रेस का वहां पे डेडिकेटेड या वहां पे कार्यकर्ता होगा, लोगों को वो लाने में कामयाब रहे होंगे तो जीत गए। तो हो सकता है कि जहां से कल्पना सोरेन लड़ रही हैं वहां पर उनकी जो विरोधी पक्ष है वो वहां पर स्ट्रांग हो कैंडिडेट, तो इसलिए वहां पर वो पीछे अभी चल रही हैं। और लेकिन उनकी पार्टी तो जीत रही है उसमें, और हेमंत सोरेन तो जीत गए हैं, तो ये तो पता है, तो इससे बहुत ज्यादा फर्क पड़ने वाला है नहीं। चलिए ठीक है, और एक और अपडेट अपने दर्शकों को बताते हैं। लगातार की रुझानों में भी इंडिया को बहुमत मिल गया, लगातार टैली में भी हम आपको दिखाई रहे हैं, बहुत आगे निकल गई है। 49 सीटों पर, माफ कीजिएगा 55 सीटों पर आगे चल रही है, जैसे कि हम टैली में दिखा रहे हैं, और एनडीए इस वक्त 30 सीटों पर आगे चल रही है। ग्राफिक्स के जरिए भी हम आपको बता रहे हैं। और इसके साथ महाराष्ट्र और दोनों ही राज्यों के जो विधानसभा के उपचुनाव हुए थे उसके भी अब रिजल्ट्स सामने आने लगे हैं। उत्तर प्रदेश की यदि बात की जाए तो 6 वर्सेस 3 का यहां पर चल रहा था, 6 सीट्स पर आगे चल रही थी उत्तर प्रदेश में भाजपा और 3 सीटों पर सपा आगे चल रही थी। उत्तर प्रदेश की यदि बात की जाए रवि जी, तो ये लिटमस टेस्ट के तौर पर देखा जा रहा था कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव होंगे, और जिस तरह से एक सेटबैक लगा था भाजपा को लोकसभा चुनाव में, तो क्या माना चाहिए कि उस डेंट को काफी हद तक सुधारने में कामयाब रहे हैं क्या योगी आदित्यनाथ? देखिए उत्तर प्रदेश भी एक बहुत इंटरेस्टिंग केस है। हालांकि उपचुनाव हैं और केवल 9 ही सीटों पे थे, लेकिन जिस तरीके से लोकसभा में उत्तर प्रदेश में नुकसान हुआ था बीजेपी को, जिस तरीके से उनकी सीटें कम हुई थी, समाजवादी पार्टी ने वहां पर बढ़त ली थी और बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी, तो उससे जो योगी आदित्यनाथ हैं उनकी साख पर, उनके प्रशासन के तौर तरीकों पर, उनके इकबाल पर एक दाग लगा था कि क्या उनके जो उनकी प्रसिद्धि है, जो उनका प्रशासन है, उसमें कहीं कमी आ रही है। उसको योगी आदित्यनाथ ने चैलेंज की तरह लिया। और मैं दर्शकों को बता दूं कि पहले इसमें से अगर इस समय 7 सीटों पर या 6 सीटों पर अगर बीजेपी आगे है, तो पहले इन 9 सीटों में 5 सीटों पर समाजवादी पार्टी जीती थी, जो अब केवल 2 या 3 सीटों पर सिमटी नजर आ रही है। तो उन्होंने इसको चैलेंज की तरह लिया। इस समय योगी आदित्यनाथ को एक फ्री हैंड दिया गया कैंडिडेट चुनने का, जो कि हमने लोकसभा में ये सुनाई दे रहा था कि कई सीटों पर, जो अयोध्या की फैजाबाद की सीट पर वो नहीं चाहते थे कि जो कैंडिडेट हारे वहाँ पर वो चुनाव लड़ें, उनकी बात ज़्यादा नहीं सुनी गई, लेकिन इस समय फ्री हैंड दिया गया और उसका उन्होंने लगता है कि पूरा फ़ायदा उठाकर जीत दिलाने में कामयाबी हासिल की है। चाहे उनका बटोगे तो कटोगे जो ये नारा है, ये योगी आदित्यनाथ का दिया हुआ है। तो ये केवल यूपी में ही नहीं, यूपी में जाति जनगणना का मुद्दा खूब चला, वहाँ पर पीडीए चलता था जो अखिलेश यादव कहते हैं, लेकिन उसके काट के रूप में जो बटेंगे तो कटोगे वाला जो नारा लेके आए, वो लगता है वह काफ़ी यूपी में काम किया है। और कई सीटों पर इस समय बीजेपी लगभग 6-7 सीटों पर बढ़त में है, 2 पर ही समाजवादी पार्टी है, जैसा कि स्क्रीन पर दिख रहा है। तो ये एक कामयाबी मानी जाएगी कि योगी आदित्यनाथ ने दोबारा से कमबैक किया है और उनका अभी जो इकबाल है वो बुलंद है। ठीक है, हमने यूपी की बात की, एक बार फिर से महाराष्ट्र का रुख करते हैं। हमारे साथ नागपुर से वरिष्ठ पत्रकार सागर जी भी लगातार जुड़े हुए हैं। सागर जी, मैं आपसे ये समझना चाहूंगी कि इससे पहले हमने देखा कि उद्धव ठाकरे सीएम बनते हैं, फिर उसके बाद एकनाथ शिंदे सीएम बनते हैं, उससे पहले हालांकि देवेंद्र फडणवीस ने 23 नवंबर को शपथ ले ही ली थी, लेकिन इस बार का जो मैंडेट है क्लियर एंड कट दिया है जनता ने, यानी कि क्या वो अब सियासी सामाजिक स्थिरता चाहते थे, बार बार ये बदलाव ना हो, इस कारण क्या माना जाए कि सीधे इतनी ज्यादा सीट्स पर लीड दे दी गई है महायुति को?
सागर जी आप सुन पा रहे हैं? चलिए, थोड़ी सी टेक्निकल यहाँ पर डिफॉल्ट है, मैं अपनी टीम से कहूंगी कि इसे रेक्टिफाई करे। रवि जी, यही मेरा सवाल कि बार बार वहां पर हमने देखा कि सीएम बदले और जाहिर सी बात है इससे काफी परेशानियों का सामना तो करना ही पड़ता है वहां की जनता को। तो यही वजह रही क्या कि इस बार सियासी सामाजिक स्थिरता की तरफ कदम बढ़ाया है महाराष्ट्र की जनता ने? देखिए, जो पिछले 5 साल रहे महाराष्ट्र की राजनीति में, वो बहुत ही उथल पुथल भरे रहे। 3 तो सरकारें देखी। एक सरकार तो केवल एक ही दिन की थी, 2 दिन की थी। दूसरी सरकार करीब 2 साल चली। फिर उसके बाद पार्टियों में बंटवारा हो गया, 3 साल चली। और ऐसी पार्टियों में बंटवारा हो गया जो कि बाला साहब ठाकरे की शिवसेना, जो कभी ये माना जाता था कि वो टूट नहीं सकती और एक व्यक्ति के पीछे चलती है, उस पार्टी में बंटवारा हुआ। एनसीपी, जो शरद पवार एक बहुत बड़े राजनीतिक माने जाते हैं पूरे देश के, कि उनका दिमाग बहुत तेज चलता है और एकदम पक्के हुए नेता हैं वो, उनकी पार्टी में उनके भतीजे ने उनको धोखा दिया। तो ये, और उसके बाद फिर सरकार पलटी, अलग एक सरकार बनी। तो इस तरीके की जो उथल पुथल लगातार पिछले 5 सालों में महाराष्ट्र ने देखी है, तो लगता है कि वहाँ की जनता ये चाहती थी। और एक महाराष्ट्र एक लीडिंग राज्य होता था, चाहे इंडस्ट्री की बात हो, चाहे हमारी आर्थिक राजधानी मुंबई को कहा जाता है। तो उसमें ये एक जनता ने वहाँ पे सोचा है कि भाई एक ऐसी सरकार दी जाए जो कि एकदम मजबूती से चले, स्थायी तौर पर चले, उसमें बार बार टूट फूट ना हो। तो जो आज का मैंडेट जो दिख रहा है, उसमें जनता की ये मंशा नजर आती है कि उन्होंने एक बहुत ही डिसाइसिव मैंडेट दिया है, प्रचंड बहुमत दिया है, जिससे कि देखिए अब हमने आप में विश्वास जताया है, अब आप हमारे लिए काम करिए, हम जनता के लिए जो हमारी आकांक्षाएं हैं, जो हमसे आपने वादे किए हैं, उसे पूरा कीजिए। अब आपके पास पूरा मैंडेट है, किसी को यहाँ से वहाँ हिलने की जरूरत नहीं है। तो एक ये जनता ने शायद ये सोच के इतना प्रचंड बहुमत दिया है। ठीक है, और एक और अपडेट अपने दर्शकों को बता दें कि वर्ली से आदित्य ठाकरे पहले पीछे चल रहे थे, शिवसेना यूबीटी के थे, बेटे हैं उद्धव ठाकरे के मिलिंद देवड़ा, लेकिन अब हार गए हैं। 8100 से ज्यादा मतों से यहां पर आदित्य ठाकरे ने जीत दर्ज कर ली है। और लगातार अपडेट हम अपने दर्शकों को बता ही रहे हैं। और एक और अब जो सबकी नजर टिकी हुई कि अब महाराष्ट्र का सीएम कौन होगा, देवेंद्र फडणवीस होंगे या फिर एकनाथ शिंदे पर भरोसा जताया जाता है, या फिर कोई सरप्राइजिंग फैक्टर जिसका रवि जी ने पहले ही जिक्र भी किया। और इसके साथ रवि जी, मैं आपसे ये भी समझना चाहूंगी कि हमने देखा कि आखिर में एकनाथ शिंदे ने अपना पिटारा खोल दिया था जनता के सामने। इतनी सारी वहां पर घोषणाएं की गई, इतनी सारी वहां पर ऐलान किए गए। हालांकि केंद्र का साथ तो मिलता ही रहा है। उद्धव ठाकरे ने भी यही कहा कि हमारे साथ केंद्र सपोर्ट नहीं करती थी। तो जनता भी ये समझ रही है कि डबल इंजन की सरकार है तो तेजी से भागेगी ही ट्रेन। देखिए, क्या होता है कि जो पार्टी सरकार में होती है उसको एक एडवांटेज तो होता ही है। अगर उसके खिलाफ कोई बहुत ही बड़ी एंटी इनकम्बेंसी ना हो, तो अगर उसने काम ढंग से किया हो, जनता के लिए योजनाएं शुरू की हों, जनता को उससे फ़ायदा भी हो रहा हो, जैसे कि लाड़की बहन योजना ही देख लीजिए कि ये पिछले 6 महीने से चल रही है। जब तक चुनाव आते तब तक ऑलरेडी 7,500 रुपये महिलाओं के खातों में जा चुके थे। दिवाली पर तो उन्होंने उसको डबल कर दिया था कि ये इसके ऊपर बोनस भी मिलेगा, तो 3,000 रुपये खाते में गए थे। तो और उन्होंने कहा कि अगर दोबारा आपने हमें सरकार बनाई तो हम इसको 2100 कर देंगे। तो एक ये भी सामने था। उसके अलावा किसानों के लिए काफ़ी योजना बनाई, जैसे कि हमारे जो गेस्ट जुड़े हुए थे वो बता रहे थे कि विदर्भ इलाके में उन्होंने किसानों के लिए काफ़ी जो योजनाएं बनाई वो था। तीसरा, जो रिजर्वेशन मराठा वाले जो लड़ाई लड़ रहे थे उनको न देख के, जिससे कि ओबीसी को ये लग रहा था कि हमारे जो रिजर्वेशन का पार्ट है उसमें से मराठाओं को ना चला जाए, उस पर बीजेपी ने कुछ कभी कभी कुछ नहीं करने का भी एक करना होता है। तो उसमें लगता है कि ओबीसी ने इस बात पर बीजेपी या महायुति पर विश्वास जताया कि इन्हीं के साथ में हम सेफ रह सकते हैं, कि हमारे जो हमारा रिजर्वेशन है, आरक्षण है, उस पर असर ना पड़े। तो ये सारे जो फैक्टर हैं मिलकर लगता है कि महायुति के लिए फ़ायदेमंद साबित हुए। और प्रशासन में भी जिस तरीके की चुस्ती होनी चाहिए, एकनाथ शिंदे ठीक ठाक मुख्यमंत्री रहे, उनके प्रशासन को आप अच्छे नंबर दे सकते हैं। तो इन सब का फ़ायदा महायुति को मिला है ये जीत दिलाने में। ठीक है, हमारे साथ सागर जी एक बार फिर से जुड़ गए। सागर जी, मेरी आवाज यदि आप तक पहुंच पा रही तो जरा समझाइए कि आखिर में हमने देखा बिटकॉइन कांड को लेकर के भी भाजपा ने घेरा और इधर विनोद तावड़े खुद घिर गए। देखा था हमने किस तरह से बवाल मच गया था वोटिंग से ठीक एंड पहले। तो ये सब चीजें भी काम नहीं कर पाई महाराष्ट्र में महायुति के खिलाफ। शायद वोटर्स का दिमाग पहले बन चुका था, मन उन्होंने किस तरफ जाना है सब तय हो चुका था। जो सबसे पिछले 6 महीने की जो राजनीति चली थी और लोकसभा का इफेक्ट देखा था लोगों ने, उस हिसाब से उन्होंने उनका ऑलरेडी मन बन चुका था कि किधर जाना है करके। इससे जो बाकी जो इश्यू वक्त पे उसके ऊपर उसका कोई असर नहीं पड़ा। और भाजपा ने जिस हिसाब से लीड करते हुए महायुति को जीत दिलाई है,
उसमें दिख रहा है कि लीडर ऑफ अपोजिशन भी हो नहीं पाएगा महाराष्ट्र में। इस तरह से समस्या अभी आ चुकी है। ठीक है रवि जी, मेरा यही सवाल आपसे भी। बिल्कुल, ये देखिए ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है। दो चीजें कि एक तो मुख्यमंत्री कौन बनेगा। मुख्यमंत्री अब अगर जो स्थिति देखी जाए, जिस तरीके से बीजेपी ने, मैं अब न्यूज़ रूम से कहूँगा कि वो अब पार्टियों की सीटें भी दिखाते रहे लगातार, जो गठबंधन दिखा रहे हैं, जिससे पता लगे कि बीजेपी ने अकेले कितना सीट जीती है और उनकी पार्टी ने कितना जीती है। क्योंकि मैं लगातार देख रहा हूँ कि एनडीए के नंबर बढ़ते ही जा रहे हैं और एमवीए के नंबर घटते जा रहे हैं। मतलब स्थिति तो यह है कि अकेली जो शिंदे की शिवसेना है वो अकेली पूरे एमवीए पर भारी है, बीजेपी तो हटा ही दीजिए। तो अगर ये जो मेरी सोर्सेज से बात है, उनका ये कहना था कि कुछ इस तरह की बात तय हुई है कि अगर बीजेपी 100 सीटों से ऊपर लेके आएगी तो फिर बीजेपी का ही मुख्यमंत्री बनेगा। पिछली बार एक बड़ा त्याग दिखाते हुए बीजेपी ने, जो पार्टी टूट के आई थी और सरकार बनाने के लिए उनके लिए उन्होंने एक रास्ता बनाया था, उसमें उन्होंने शिंदे को मुख्यमंत्री बनाया था। और जो पहले देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री रहे हैं लगातार 5 साल, उनको उप मुख्यमंत्री बनाने के हालांकि वो तैयार नहीं थे। फिर मोदी, कहा जाता है कि मोदी जी ने उन्हें फोन किया था, वो उस चीज के लिए तैयार हुए क्योंकि पार्टी को यह था कि एक उनका व्यक्ति रहना चाहिए जो हर चीज पर नजर रखे। तो लेकिन अब अगर इतनी अच्छी सीटों से जीत के आए हैं तो ये मेरा जो आकलन है, कुछ कह नहीं सकते क्योंकि बीजेपी कुछ भी कर सकती है, कुछ भी चौंका सकती है, किसी का भी नाम सामने आ सकता है या फिर से त्याग हो सकता है, पता नहीं। लेकिन अगर जो स्थिति अभी है, जो जिस तरीके के नंबर हैं, जिस तरीके का बीजेपी का परफॉर्मेंस है, करीब 90% की स्ट्राइक रेट के साथ जो जीती है, तो उसमें लाजमी है कि बीजेपी का ही मुख्यमंत्री बनना चाहिए। और देवेंद्र फडणवीस जो कि एक त्याग करके कि भाई मैं मुख्यमंत्री था और मेरा डिमोशन होकर मुझे उप मुख्यमंत्री बनाया, लेकिन अब उनका नाम आना चाहिए सामने। देवेंद्र फडणवीस यदि नहीं तो फिर और कौन? क्या बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले को भी यहाँ पर मौका दिया जा सकता है? क्योंकि या फिर किसी और को भी, क्योंकि हमने देखा है महाराष्ट्र हो या फिर राजस्थान हो, यहाँ पर भी क्योंकि शिवराज सिंह चौहान ने बहुत बड़ा मैंडेट दिलाया, लाडली बहना योजना जिसकी शुरुआत उन्होंने की, लेकिन उनको हटाते हुए मोहन यादव पर दांव खेला, भजनलाल शर्मा बना दिए गए। देखिए वही मैं कह रहा हूं कि बीजेपी चौंकाती है। हालांकि मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान ऑलरेडी 4 बार मुख्यमंत्री रह चुके थे, तो ऐसा लग रहा था कि एक नया फेस आएगा, लेकिन वो कौन होगा वो आश्चर्यजनक था, वो चौंकाने वाला था। महाराष्ट्र में भी क्या पता महिला मुख्यमंत्री भी हो सकती है, अगर लगा कि देवेंद्र फडणवीस को सेंट्रल में लेके आना तो महिला मुख्यमंत्री क्यों नहीं, इस तरह की बातें भी वहां पे चल रही थी कि अगर कोई कंप्रोमाइज फॉर्मूला होता है, महिलाओं ने इतना समर्थन दिया है, इतना वोट दिया है, तो व्हाई नॉट एक फीमेल मुख्यमंत्री हो। तो ये सारे अभी केवल आकलन की बातें हैं। देखिए जो होना है वो बीजेपी, मोदी जी, अमित शाह और ऊपर के जेपी नड्डा, ये लोग जो डिसाइड करेंगे वही होने वाला है, वही सारे लोग मानेंगे। और चूंकि अब हम देख रहे हैं कि अलग दिखाने वगैरह 131 सीटें बीजेपी अकेली, 148 में से 131 सीटें, मतलब मेरा ये मानना है कि अगर बीजेपी अकेली ही लड़ी होती है चुनाव तो हो जाता शायद अगर वोट बढ़ते, लेकिन ऐसा है कि हाँ वोट नहीं बटे हैं क्योंकि पार्टियों के साथ लड़े। 55 सीटों पर बताइए शिवसेना है, 40 पर एनसीपी, अजीत, जो कि ये माना जा रहा था कि अजीत एक कमजोर कड़ी साबित हो सकते हैं, उनसे नुकसान हो सकता है, लेकिन लगा नहीं वहां पे। यहाँ तो फायदा पूरा देखते हैं कि पूरा जो प्रचंड बहुमत मिला है सबके मेल जोल से मिला है और सबने ही अच्छा परफॉर्मेंस किया है। और जैसा कि उन्होंने कहा कि लीडर ऑफ अपोजिशन की सीट, जैसा कि केंद्र संसद में पिछले 2 बार से कोई लीडर ऑफ अपोजिशन नहीं था क्योंकि विपक्ष इतनी सीट नहीं जीत पाया था। इस बार महाराष्ट्र में स्थिति ये हो गई है कि तीनों मिला के भी लगता है कि वो नहीं मिले क्योंकि एक पार्टी को मिलता है, तो लीडर ऑफ अपोजिशन महाराष्ट्र में इस बार नहीं रहेगा। तो ये स्थिति बना दी है वहां पर। तो रवि जी ये माना जाए कि बैग चेकिंग हुई, वोट जिहाद का मुद्दा उठा, कुछ भी नहीं चला, एक तरफा जनता ने मन बना ही लिया था कि इस बार महायुति को ही हम, और देखिए कुछ कह रहे हैं सीएम विष्णुदेव साय। चलिए थोड़ी तकनीकी दिक्कतें हैं सर, वही कि कोई सा भी यहाँ पर मुद्दा नहीं चला। 2019 में माननीय शरद पवार साहब ने आदरणीय उद्धव जी को लेकर बीजेपी का अलायंस जो तोड़ा, वो माननीय बाला साहब ठाकरे जी के वोटर्स को पसंद नहीं आया। और जब एकनाथ शिंदे बाला साहब जी का हिंदुत्व का धनुष्यबाण, हिंदुत्व का शिवसेना ये नाम भाजपा के साथ मेन स्ट्रीम में ले आए, तो लोगों ने उनको भी बहुत अच्छी तरह से उसका स्वीकार किया। ये आज दिखाई दे रहा है। ये विक्ट्री जो है ये लैंडस्लाइड विक्ट्री है। ये मैंने कहा था कि महायुति को थम्पिंग मेजोरिटी मिलेगी और इसीलिए मैं तमाम मतदाता जो है, मेरी लाडली बहनाओं को मैं धन्यवाद देता हूँ, लाडले किसानों को मैं धन्यवाद देता हूँ
और लाडले हमारे भाई है, लाडले सीनियर सिटीजन है, सभी वर्ग जो है, सभी वर्ग को मैं धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने ऐसी विजयश्री प्राप्त कर दी है कि न भूतो न भविष्य तो ऐसी विक्ट्री जो इस बार मिली है।